नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज पुनः से आपके सामने एक सुंदर सा, अच्छा सा और बहुत ही अच्छा आर्टिकल से आपके एग्जाम के लिए है। प्लास्टिक प्रदूषण पे है और ये जो आर्टिकल्स एक्चुअली में हमारा है, ये क्या है? ये हमारा आर्टिकल है जो जून माह का जो कुरुक्षेत्र की जो मैगजीन होती है उस पर बेस्ड है ये। और हेडिंग इसकी थी प्लास्टिक मुक्त भारत 2025 का पर्यावरणीय मिशन। इस टॉपिक पर बेस्ड ये आर्टिकल है और आपको योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन लेने की आवश्यकता नहीं। मैंने जैसा कि पहले भी आपसे कहा था कि वो चीजें हम आपको करा देंगे। जैसे इसके पहले हमने सहकारिता को लेकर के एक आर्टिकल कराया आपको, बहुत बेस्ट आर्टिकल था। आज हम लोग इसको करेंगे, है ना, ये प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान की। आप जानते होंगे कि प्लास्टिक जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। प्लास्टिक्स चाहे वो पॉलिथीन के रूप में हो या सॉलिड फॉर्म में हो या किसी अन्य रूप में हो, आप जानते होंगे कि लगातार जो है जो भी हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं या अन्य जो चीजें होती हैं वो सभी प्लास्टिक बंद जो है पैकेजिंग में आती हैं और उससे जो है क्या कहते हैं, एक बड़े स्तर पर जो है क्या कहते हैं, जो कूड़ा होता है एक तरीके से, या यूं कह लीजिए कि उसको जलाने से या उसको अन्य किसी भी कारण से जो है क्या होता है कि वो प्रदूषण जो है फैलाता है बहुत भयानक तरीके से। और इस पर जो है सरकार खासा ध्यान दे रही है। आप जानते होंगे कि 2023 में, 20 या 23 में, शायद एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, सरकार ने जो है पॉलिथीन को लेकर के काफी ज्यादा नियम और कानून बनाए थे, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी चीजें अभी नहीं हुई हैं। 2025 को लेकर सरकार ने प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। देखते हैं कि वो इसमें कितना सफल हम हो पाते हैं, लेकिन सरकार इसके लिए खासा प्रयास कर रही है। तो आइए इसके एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ है। इसका मेन, इस पूरे आर्टिकल का जो ओरिजिनल जो पीडीएफ है वो मैं आपको बना के टेलीग्राम ग्रुप में, आपके जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं उसमें मैं आपको सेंड कर दूंगा। और इसके अलावा जो पीपीटीज आज की हमारी है, जैसे कि ये पीपीटी हमारी है, इसमें जो ये सब मैटर लिखा है, यानी कि जो शॉर्ट मैटर, क्योंकि कुरुक्षेत्र में तो बहुत सारा मैटर होता है, लेकिन उसके की पॉइंट को निकालते हुए जो मैंने यहां पर चीजें मेंशन की हैं वो मैं आपको यहां पर, इसकी भी फाइल मैं आपको एप्लीकेशन पर अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। मेन इसकी जो फाइल होगी वो आपके अब टेलीग्राम पर जाएगी और ये जो मेन स्लाइड है, यानी कि यहां से आप मैटर को अच्छे से रेडी कर सकते हैं, इसकी फाइल आपके एप्लीकेशन पर जाएगी, ठीक है। आइए, तो ये जो टॉपिक आपका है एक्चुअली में किससे संबंधित है? तो सामान्य धन जो पेपर 3 है आपका एनवायरमेंट वाला, उससे संबंधित है और निबंध के टॉपिक से कोरिलेट करेगा, क्योंकि निबंध भी आप जानते हो कि पर्यावरणीय विषयों पर आधारित निबंध आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। खासकर जो भी आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, मेंस वाला 23 वाला, वो अभ्यर्थी ध्यान दीजिएगा, आपको बड़े अच्छे तरीके से इसको चीजों को रखना है। और बाकी तो आप पीसीएस के अभ्यर्थी हैं या अभ्युदय बैच में एडमिशन ले रखा हो तो उनको तो करना ही करना है अच्छे तरीके से। लेकिन ये अभ्युदय बैच वाले खास बात ध्यान रखिएगा, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका एग्जाम तो अभी नहीं है, होगा पता नहीं क्या होगा, हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं। अभी से अगर आप अपनी समझ को विकसित करते हुए चलेंगे तो चीजें आपके फेवर में अच्छे से होंगी। और ये ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक मुक्त भारत, ये हमेशा जो है करंट में बने रहते हैं और यहां से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू में अक्सर निबंध में पूछे जाते हैं। यानी अगर आप देखेंगे इस पूरे सेगमेंट को तो ये पूरा जो टॉपिक रहेगा ना सिर्फ इससे, इन दो मैटर से कोरिलेट करेगा, बल्कि अगर आप देखेंगे तो इसमें प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आज अभी हम इस आर्टिकल करेंगे तो इसमें बहुत सारे फैक्ट जो है आपको मिलेंगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस ये आपका जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेन कंटेंट हम तो एसए के लिए कर रहे हैं, खासकर जो 23 वाले हैं अभ्यर्थी आर वाले। और इसके अलावा इंटरव्यू में भी अक्सर प्रश्न जो है यहां से पूछे जाते हैं। यानी कि आर्टिकल में कोई भी कराऊंगा, या बात ध्यान रखना कि आपको इन सभी बिंदुओं पर आपको चीजों को रेडी करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये आप बात समझ गए। अब आते हैं हम आज के पॉइंट पर सीधे सीधे। तो आप जानते होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार जो पर्यावरण दिवस की जो थीम थी, क्या थी, आप देख पा रहे होंगे कि वीट प्लास्टिक प्रदूषण था, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें, ये जो है इस बार की थीम थी। किसकी? विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि मनाया जाता है 5 जून को आपका। अब 5 जून की थीम थी, यानी कि अल्टीमेटली 2025 में हम फोकस किस पे कर रहे हैं? हम फोकस कर रहे हैं प्लास्टिक जो पोल्यूशन होता है उसको हमें क्या करना है, बंद करना है, खत्म करना है। आप जानते होंगे प्लास्टिक को आप दबा देंगे तो भी मिट्टी हमारी पॉल्यूट हो जाती है, आप जला देंगे तो हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता है। ओवरऑल हर कंडीशन में जो है प्लास्टिक आपके लिए क्या होती है, नुकसानदेह होती है। जो बंद डिब्बे वाले जो सामान आते हैं
बंद पैकेजिंग में जो सामान आते हैं, चाहे कि आप पानी की बोतल पीते हैं, चाहे कोई अन्य सामान आप खाते पीते हैं, उन जो पैकेट होते हैं, जो पैकेजिंग उनकी होती है, वो क्या होती है, बहुत ही खतरनाक होती है, ध्यान रखिएगा। और वो एक टॉक्सिक जो है सब्सटेंस जो है सिगरेट होता रहता है। जैसे एक बॉटल है, अगर ये सामने मेरी एक बॉटल है, ये बॉटल में पानी है जो आप पीते हैं बाहर, बहुत सस्ती क्वालिटी की बोतल होती हैं, जो 20 रुपए का पानी आता है, आपका 10 रुपए का पानी आता है, ये बोतल्स क्या होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं। और इन बंद बोतलों में जो पानी आपको बिकता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो जहरीला हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप बोतल्स में पानी लेके आते हैं, पीते हैं, और आप उसके बाद क्या करते हैं, उसी बोतल को अपने फ्रिज में पानी स्टोर करने के लिए रख देते हैं। ये काम सबसे खतरनाक है। ये जहरीला तत्व जो है, जो इस प्लास्टिक इसमें रहता है, मिलता रहता है। आपने भी देखा होगा कई बार खाना खाने जाते हैं जो प्लास्टिक के प्लेट्स में आपको मिलती हैं। इसके अलावा जो बंद खाना जब उस प्लेट्स में रखा जाता है, जो चाय पीते हैं आप कप, उसमें भी प्लास्टिक का अगर रहता है, तो वो चीजें रिएक्ट करती हैं और वो तत्व उस खाद्य पदार्थ में मिलता है, और आप जब इनहेल करते हैं, उसे अपनी बॉडी में ले जाते हैं, तो क्या होता है, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करनी है, याद रखनी है आपको, ठीक है ना। ये आपको चीजों को अच्छे से फोकस करते हुए चलना है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। और जो पर्यावरण दिवस था इस बार, तो उसकी मेजबानी इस बार कौन सा देश कर रहा था। आप जानते हो कि हर साल जो है पर्यावरण दिवस की जो है मेजबानी कोई ना कोई करता है। तो इस बार साउथ कोरिया जो है इस बार 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा था। और टारगेट इन्होंने क्या रखा है, इस बार टारगेट रखा है 2040 तक जो है प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त बनने की दिशा में अग्रसर है। यानी कि 2040 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हमें पर्यावरण मुक्त जो है इसको सब कुछ एटमॉस्फेयर को अपने रखना है। तो ये हो सकता है कि आपके फैक्ट पूछ रहे आपके एग्जाम में। अगर पर्यावरणीय प्रदूषण पर या प्लास्टिक प्रदूषण पर अगर निबंध आता है, तो ये जो पॉइंट यहां पर मैं आपको मेंशन करवा रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंग जो है वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कुरुक्षेत्र मैगजीन, योजना मैगजीन बहुत अच्छी होती है। यहां के अगर डेटा को अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे और आगे अगर इस पर काम करेंगे, यकीन मानिएगा एक बहुत अच्छा मैटर आपका जो है रेडी होता हुआ चलेगा। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, विशेष तौर पर आपको फोकस करते हुए चलनी है, ठीक है। आप जानते होंगे कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है, आपका भारत है। यानी कि पहले नंबर पे क्या, चाइना, देन उसके बाद क्या, भारत। हालांकि जो डेटा अभी रिलीज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम चाइना से भी क्या हो गए हैं, आगे निकल गए हैं, है ना। हालांकि ऑफिशियली अभी ये नहीं रिलीज हुआ है, लेकिन हाँ जो डेटा अभी सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम चाइना की पॉपुलेशन से आगे निकल गए। और ऐसे में जहां एक और जो है इतना बड़े लेवल पर जनसंख्या है, तो वहीं दूसरी पर करप्शन अनादि की वजहों से क्या हो रहा है कि प्लास्टिक का धड़ल्ले से खूब उपयोग हो रहा है। सरकार ने इस पर काफी हद तक प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है, बावजूद इसके जो है बहुत हद तक अभी भी चीजें जो है हमारे फेवर में नहीं आई हैं। यानी कि प्लास्टिक का जो उपयोग है वो निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर अभी मैं आपसे कहूं कि आप जो है सब्जी जब लेने जाएं, तो पॉलिथीन मतलब हाथ झुलाते हुए मत जाएं, बल्कि एक अच्छा सा सुंदर सा झोला लेके जाएं। चाहे आप अपने खुद से बना लें, आजकल तो महिलाएं वैसे भी आजकल सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, आप उनसे कह दीजिए मैडम बना दीजिए या बहन बना दीजिए, जो भी आपके घर में महिला है, अगर वो सिलाई का थोड़ा सा काम आता है, आप घर में पुराने कपड़े होते होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनसे बड़े सुंदर सुंदर डिजाइनिंग रूप में जो है झोले उससे तैयार हो जाते हैं। मार्केट में भी कपड़े के झोले बहुत सारे मिलते हैं, आराम से आप उनको परचेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक कुटीर उद्योग का विकास भी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा इससे, और वहीं दूसरी ओर पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है प्लास्टिक की वजह से, उस पर क्या होगा, नियंत्रण स्थापित हो पाएगा। तो ये सबसे अहम चीजें हैं कि ये हमें, क्योंकि अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि जो भी चीजें हैं, अगर पर्यावरण के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, तो सबसे पहले एक्चुअली में सुधार हमारे ऊपर करना पड़ेगा। और इसके लिए गायत्री परिवार के जो संस्थापक है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनका एक वक्तव्य अक्सर आप लोगों ने स्लोगन सुनते होंगे कि हम बदलेंगे युग बदलेगा और हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इस स्टेटमेंट को आप अपने निबंध में भी मेंशन कर सकते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति रहे, व्यक्तित्व उनका बहुत अच्छा रहा है। गायत्री परिवार संस्था के बारे में डेफिनेटली आप जानते होंगे, शांतिकुंज हरिद्वार में जो है ये स्थापित है। तो उनके स्टेटमेंट को भी आप निबंध में कोट कर सकते हैं कि भाई इन्होंने कहा था कि अगर हम अपने में सुधार कर लें तो काफी हद तक चीजें सुधर सकती हैं, है ना। सरकार तो नियम और कानून बनाती है, लेकिन उन नियमों और कानूनों का अच्छा सा पालन करने का कर्तव्य किसका है, ये हमारा है, आम नागरिक का है। ठीक है, चलिए तो हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है आप जानते होंगे, लेकिन हम सतत विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सतत विकास या संधारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तभी हो पाएगा जब हम चीजों को बेहतर ढंग से करेंगे। यानी कि आप जानते होंगे कि ये जो भारत देश है पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन ही साथ ही सतत विकास और
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। ध्यान रखिएगा, हम जितना कदम उठा रहे हैं पर्यावरण की दिशा में, उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं। इसीलिए सरकार की जो कोशिशें होती हैं वो जो है नाकाम साबित हो जाती हैं, क्योंकि उसमें आम नागरिक की जो है पार्टिसिपेशन क्या होता है, कम होता है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के साथ इन सब चीजों को रेडी तो करते रहिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर रूप से काम कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब आइए कुछ कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। ये प्लास्टिक प्रदूषण भारत के लिए क्यों है सबसे बड़ी चुनौती? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या रीजन है इसके पीछे? सबसे बड़ा काम क्या है? पॉपुलेशन, एक रीजन। दूसरा, पॉपुलेशन होने से साथ के साथ में जो ये आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके फलस्वरूप, और जो पैकेजिंग होती है आजकल वो एक बहुत खराब क्वालिटी की प्लास्टिक्स में होती है, वो एक चीजें क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। और आप जानते होंगे ब्लिंकिट से लेकर अलग अलग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, और इतने सारे मैटर्स, इतने सारे मतलब खाद्य पदार्थ आ गए हैं कि वो सब बंद बोतलों में और इसमें सब में आपको देते रहते हैं। पॉलिथीन का जमाना बहुत आ गया है। पॉलिथीन तो इतना कूड़ा का ढेर हो गया पॉलिथीन का कि इसकी कोई जवाब नहीं है, और इससे नुकसान न सिर्फ हमें है, मानवों को है, बल्कि पर्यावरण के साथ साथ मानवों के साथ साथ में जीव जंतुओं को भी है। आप देखते होंगे कि अक्सर गाय को आपने देखा होगा कि वो पॉलिथीन खाते हुए आपको मिलती होंगी। क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे? बहुत सारे रीजन है इसके पीछे। एक तो हमने उनके हैबिटेट को हमने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, एक बात। दूसरा, भाई घास है नहीं, खेत है नहीं, जहां खेत थे वहां पे आपने घर बना लिया, वहां पे आपने कॉम्प्लेक्स बना लिया, वहां पे आपने इंडस्ट्री खड़ी कर दी। क्या कीजिएगा, गाय क्या करेगी, या कोई अन्य जानवर जो घास खाने वाला है वो क्या करेगा? खाने के पास तो है नहीं। आपके द्वार पर अगर गाय आती है, कोई अन्य जानवर आता है, आप उसको भगा देते हैं जो है डंडे मार करके, है ना। आप फिर 2 साल ऊपर देते हो। कई बार जब गाय रोड पर जा रही होती है तो कई बार सरकार के एंगेज में रहने वाले लोग कहते हैं योगी जी जा रहे हैं, बताइए। ऐसा स्ट्रीट पे मैंने सुना है। ये हमारी मानसिकता है कि अगर कहीं गाय रोड पर जा रही है तो लोग कमेंट क्या करते हैं, देखो योगी जी जा रहे हैं। ये एक पढ़े लिखे सब नागरिक की अगर क्या स्टेटमेंट है। अब ये मत कहिएगा मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं। मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि एक आम नागरिक अपनी जिम्मेदारियों से भागता हुआ है, उसको पार्टी दिखती है, पर्यावरण संरक्षण में उसको पार्टियां दिखती हैं, है ना। गौ पालन हो गया या किसी भी अन्य जानवर का पालन हो गया, वो तो हमारी नैतिकताओं में आप शामिल होना चाहिए, वो हमारे वैल्यूज में होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये चीजें गड़बड़ करती है हमारे साथ। तो ये दिक्कत है हमारे साथ, है ना। भारत हर साल आप जानते हो कि लगभग जो चुनौती क्यों है, चुनौती का कारण यहां पर लिखा है कि आखिर प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण कर पाना चुनौती क्यों है, ये आपके सामने यहां पर लिखा गया है। बिकॉज ऑफ 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा इंडिया में जो है करता है ये भारत हर साल, पर ईयर 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक। ये गवर्नमेंटल डाटा है आपके पास, ध्यान रखिए, इससे कहीं गुना ज्यादा जो है मैटर रिलीज होता होगा। ठीक है। दूसरा, इन कचरे का बड़ा हिस्सा खुले में जलाया जाता है या जलाशयों में बहा दिया जाता है। भाई साहब, अगर प्लास्टिक के कचरे को अगर आपने खुले में जलाया, जलाने पर इतनी जहरीली गैसें निकलती हैं और इतने अलग अलग प्रकार की गैसें निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण को क्या करती हैं, व्यापक स्तर पर हानि पहुंचाती हैं। दूसरा, अगर आपने उसको पानी में डाल दिया तो क्या ये बायोडिग्रेडेबल है? प्लास्टिक तो नॉन डिग्रेडेबल में आता है, यानी कि वो डिग्रेड नहीं होता है। तो अगर डिग्रेड नहीं होता है, इसका मतलब कि फिर वो आपके जल को भी प्रदूषित करता है, सिंपल सी बात है। तो यानी कि जलाएंगे तो भी नुकसान है, पानी में बहाएंगे तो भी नुकसान है, मिट्टी में आवी छोड़ देंगे तो मिट्टी के लिए भी हानिकारक है। यानी कि प्लास्टिक हर रूप में आप कहीं भी छोड़ेंगे वो आपकी क्या है, हानिकारक। जैसे पॉलिथीन्स होती हैं, पॉलिथीन्स को अगर आप सोचते हैं कि हम चलो ठीक है नहीं जलाएंगे, प्रदूषण होगा, हम इसको दबा देते हैं मिट्टी में। प्लास्टिक की जो ये पॉलिथीन्स आती हैं, जो पॉलिथीन्स आती हैं झिल्लियां जिसको हम बोलते हैं, ब्लैक पॉलिथीन, तो बहुत खतरनाक होती है। ब्लैक पॉलिथीन सबसे खतरनाक होती है। उसको आप जलाएंगे, उसको मिट्टी में दबा देंगे, सॉरी, तो क्या होगा, वो डिग्रेड नहीं होगी, वो दबी रहेगी। आप 100 साल बाद, 200 साल, 500 साल बाद भी अगर निकालेंगे ना भाई साहब, वो वैसी की वैसी मिलेगी, वो खत्म नहीं होती है, डिग्रेड नहीं होती है। और डिग्रेड नहीं होगी, फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, और आपने क्या कहा, मिट्टी गड्ढा किया छोटा सा और आपने उसमें दबा दिया उसको, अपने पॉलिथीन को, और मिट्टी से इसको अपने ऐसे रख दिया। आप सोचते हैं कि ये क्या होता है कि डिग्रेड हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं भाई साहब, आप 100 साल बाद आएंगे, इस मिट्टी को हटाएंगे, आप देखेंगे पॉलिथीन आपके यहां पर प्रेजेंट रहेगी। और पॉलिथीन अगर यहां पर प्रेजेंट रहेगी तो क्या होगा, वर्षा का पानी, यानी कि जो पानी बारिश हुई, बारिश के बाद क्या होगा, ये पानी जो है यहीं पर रुक जाएगा, ये मिट्टी के अंदर नीचे नहीं जा पाएगा। और अगर पानी, वर्षा का पानी इसके नीचे नहीं जाएगा तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ग्राउंड वाटर जो लेवल है हमारा क्या हो जाएगा, डाउन होता चला जाएगा। बिकॉज ऑफ जब पानी जाएगा नहीं, ऊपर ही रह जाएगा,
तो ये तो सूख जाएगा या इधर उधर चला जाएगा, लेकिन मिट्टी के अंदर नहीं आएगा। तो ये क्या काम करता है, ग्राउंड वाटर लेवल को भी क्या करता है, डाउन करता है। ध्यान रखिएगा इस बात का भी। ओके, ये सारे पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं अपने किस में, एस्से में, अपने मुख्य परीक्षा में, और जब भी कभी इंटरव्यू पूछेगा प्रश्न तो वहां पर, और मुख्य परीक्षा के साथ साथ में अलग अलग जगहों पर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो जलाशयों में जिससे न केवल बायोडायवर्सिटी पर जो है खतरा मंडराता है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी खतरा आ जाता है। सिंपल सी बात है, आप जलाएंगे तो भी नुकसान है, दबाएंगे उसको तो भी नुकसान है, में और पानी में डाल देंगे तो भी नुकसान है। तीनों ही रूपों में इसका नुकसान है कहीं ना कहीं। ओके, 2022 में भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि 23 या 22 में। तो 2023 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो है क्या किया, प्रतिबंध लगाया, लेकिन उसके बाद भी चीजें अभी नहीं हो पा रही सही से। 2023 और 2024 में कई राज्यों ने पॉलिथीन थैलियों, स्ट्रॉ, प्लास्टिक, कटलरी आदि के खिलाफ अभियान चलाया और ऊपर बैन लगाया। लेकिन वही है ना कि अब पॉपुलेशन ऐसी है, फिर से मैं कह रहा हूं कि जब तक हम अपने में स्वयं में सुधार नहीं करेंगे तब तक सरकार कितना ही कुछ कर ले क्यों ना। जैसे एक होता है सिन टैक्स होता है, सिन टैक्स शायद बोलते हैं, सिन टैक्स आई थिंक है ना, शायद मैंने परसों क्लास में पढ़ाया था। तो सिन टैक्स क्या होता है, अभी सिन टैक्स पर जीएसटी की बात हो रही कि इस पर जीएसटी कम नहीं होगा, है ना, स्लैब की बात हो रही। तो सिन टैक्स में क्या होता है, सिन प्रोडक्ट में क्या होता है कि सरकार उन क्या कहते हैं प्रोडक्ट पर जीएसटी ज्यादा लगाती है या टैक्स ज्यादा लगाती है जो स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। जैसे सिगरेट हो गया आपका, पान मसाला हो गया आपका, आपके दारू शराब हो गया, इन पर सरकार सिन टैक्स खूब लगाती है। यानी कि सरकार का कहना होता है कि अगर हम टैक्स इस पर खूब लगाएंगे तो लोग क्या होंगे, हतोत्साहित होंगे, पैसा ज्यादा नहीं खर्च करेंगे और नहीं खरीदेंगे। ये जो सरकार का जो ये स्टेटमेंट होता है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर कोई चीज हानिकारक है तो वो हानिकारक है, आप उस पर, लेकिन दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें कि सरकार को इससे अच्छा खासा क्या होता है, मुनाफा होता है। सरकार बंद भी करना चाहती है, सरकार नहीं भी बंद करना चाहती है। सरकार डिप्लोमेटिक चाल चलती है कि हे भाई देखो ऐसा, इस पर ज्यादा पैसा हम लगा रहे हैं ताकि इंसान, आम इंसान ना खरीद सके। लेकिन क्या शराब गांव का कोई मजदूर, कोई अन्य व्यक्ति नहीं पीता है? उस शराब को गांव का मजदूर पीता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी पीते हैं और अन्य आम नागरिक भी पीते हैं। भले देसी पीते हैं लेकिन पीते तो हैं। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ कि इस पर हम सिन टैक्स ज्यादा लगा देंगे तो लोग नहीं पिएंगे। जिनको पीना होता है, जिनको नशे की लत लग जाती है ना, फिर चाहे सामान 100 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, 10,000 का हो, 50,000 का हो, लेता है, वो घर बेच देगा, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जो क्या है, बहुत खतरनाक होती है। तो कई बार क्या होता है कि सरकार इस पर काम करती है लेकिन उसके बाद भी चीजें नहीं हो पाती हैं। तो ये सब चीजें यहां पर लिखी गई हैं। तो सरकार कदम तो उठा रही है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस पर कितना अच्छे से काम करते हैं। दूसरा, सरकार ने कुछ अहम पहल की है, जिन पहलों को हमने यहां पर मेंशन किया है। अब इन पहल को आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं कि सरकार के द्वारा उठाए गए कदम किसके लिए, प्लास्टिक प्रदूषण को के रोकथाम के लिए। ठीक है। नंबर 1, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022। इस पर प्रश्न भी बन सकता है, अलग से भी प्रश्न बन सकता है कि ये क्या है और इसके बारे में बताइए मुझे। तो ये क्या है, एक जो है पहल है जिसके थ्रू जो है प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने का प्रयास किया गया। दूसरा, भारत में 2011 से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लागू किया गया है, यानी कंपनियां अपने उत्पादों का प्लास्टिक कचरा खुद वापस लें, लेकिन इसका व्यवस्थित और सख्त प्रावधान 2022 में लागू हुआ, जब सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट जो है रूल्स 2000 जारी किया, जो कि यहां हमने पढ़ा। यानी कि कोई कंपनी एक्स नाम की है, तो अगर उसका कोई प्लास्टिक वेस्ट होता है वो खुद ही निकाले अपने यहां से, जो भी है वो खुद ही अपने यहां पर ले और उसका क्या करे, उसको उसका निस्तारण करे। अगर हम प्लास्टिक का निस्तारण कर देते हैं अगर व्यापक रूप से, तो कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो निस्तारण नहीं करती हैं उसका। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा कि कंपनियों से बहुत सारा गंदा पानी निकलता है, बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल जो है जनरेट होता है। कंपनियां, जो भी कोई कंपनी होती है, उस कंपनी में ईटीपी प्लांट लगाया जाता है। क्या ईटीपी प्लांट? आपने शायद सुना होगा ईटीपी प्लांट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इसको बोलते हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी एक्स नाम की है, अगर उसमें से कोई वेस्ट निकलता है, गंदा पानी आदि निकलता है, तो वो ईटीपी प्लांट बनाती है और जो भी इफ्लुएंट होता है उसको यहां पे ट्रीट किया जाता है और फिर जो है बाद में इसको फिर बाहर छोड़ा जाता है, ताकि जहरीले जो तत्व हैं वो खुले में ना जाएं। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं आप जानते हैं, मैं आपको बड़ी बड़ी मजेदार बात बताता हूं और आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कंपनी क्या काम करती है, कोई एक्स नामी कंपनी है, ध्यान रखिएगा,
रूल एज अ रूल क्या है कि इसका कोई वेस्ट निकला, बहुत गंदा सा वेस्ट निकला, ये क्या काम करती हैं, सीधे अगर गंगा आसपास है तो गंगा में गिरा देंगे, या सीधे अपने डंप कर देंगे, गंगा नदी में गिरा दिया, या कोई आसपास कोई अन्य नदी है तो वहां गिरा देंगे, या खुले में छोड़ देंगे। तो आसपास के जो किसान होंगे उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी, पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर में जाएगा पानी, तो वो पूरा जहरीला हो जाएगा। ठीक है, आसपास स्मेल से लेकर के बहुत सारे हानिकारक तत्व जो है विराजित हो जाएंगे, और वो आपके पूरे पर्यावरण के साथ साथ में मानव स्वास्थ्य के लिए क्या रहेंगे, हानिकारक होंगे भाई, क्योंकि बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट रहते हैं। सरकार ने कहा कि हर कंपनी के लिए एक प्लांट लगाना आवश्यक है, जिसको क्या बोलते हैं, ईटीपी प्लांट बोलते हैं, ईटीपी प्लांट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इसको बोलते हैं, आप जानते होंगे। यानी कि जो भी इसका वेस्ट इफ्लुएंट निकलता है ये यहां पर ट्रीट करेंगे ताकि इसके हानिकारक तत्व जो है क्या हो, निकल जाए, और उसके बाद आप जो है इसको बाहर जनरेट कर सकते हैं। ये रूल है ऐसा। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, क्योंकि ये टेक्निक क्या है, महंगी है, थोड़ी सी पैसा लगता है इसमें, तो ये क्या काम करती हैं, सोचिए कितना दगाबाजी कंपनियां करती हैं। ये क्या काम करती हैं, ये एक जो है बोरिंग करेंगी अपने आप पे, और जो भी इनका वेस्ट निकलता है सीधे धरती मां में जो है डाल देंगे। यानी कि हमारे धरती माता के जो है गर्भ में एक तरीके से कह लीजिए, या यूं कह लीजिए उनके सीने को चीरते हुए ये क्या करते हैं, ये अपना जहरीला, गंदा और घटिया सा पानी क्या करते हैं, धरती में डाल देते हैं, डंप करते हैं। आप सोचिए कि अगर धरती में इतना गंदा, इतना टॉक्सिक अगर सब्सटेंसेस एंड वेस्ट अगर जाएगा अंदर, आप सोचिए फिर वही पानी तो बोरिंग के रूप में हमारे पास आता है, पीते हैं हम उसको। आप सोचिए क्या हम बचेंगे, क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे बच पाएंगी, नहीं बच पाएंगे। इसके लिए सीबीसीबी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। लेकिन मुझे कहने में बहुत दुख हो रहा है कि सीबीसीबी संस्थाएं, दिल्ली में बैठे वहां के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, भगवान मालिक, मुझे नहीं पता। मैं भी इस फील्ड में रहा हूं, कंपनी में मैंने भी काम किया है, ट्रेनिंग किया है, मैं देखता हूं कि सीबीसीबी उतना बेहतर काम कर नहीं पाता है। ठीक है, हालांकि इसके लिए क्या कहते हैं, एनजीटी भी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आप जानते होंगे एनजीटी, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है एनजीटी क्या, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बोलते हैं ना, जानते होंगे आप इसके। एनजीटी इस पर भी लोग लगाता है, लेकिन बावजूद इसके करप्शन इतना ज्यादा है कि चीजें हो नहीं पाती हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस पर मैंने एक दिन बताया था आपके क्लास में कि इस पर एक बड़ी अच्छी मूवी थी, इसमें जो है इसी के ऊपर उसने कहा था कि भाई कोहरा जो हो गया, धुंध हो गया, तो उसमें किस प्रकार से लोग मारे गए थे। तो उसने कहा था कि ये हत्या है, ये धुंध से नहीं हुए, एक्सपायर हुए हैं लोग। उसने कहा कि हमने जो है सीबीसीबी में एक लेटर लिखा था, उस लेटर में हमने लिखा था कि जो आसपास कंपनियां हैं इनका धुआं बहुत खतरनाक होता है और ये जहरीला है स्वास्थ्य के लिए। लेकिन आप लोगों ने न सीबीसीबी ने सुना, न सरकार ने सुना, और वही धुंध स्मॉग के रूप में आ गया, स्मॉग सामने आ गया बस के, और बस लड़ गई, आपस में टकरा गई, और इतने सारे लोग मारे गए। हत्या का आरोप लगाया था, बड़ी अच्छी मूवी है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो ये चीजें हो रही हैं, गड़बड़ कर रही हैं। यानी कि अगर आप जो है कंपनियों पर रोक नहीं लगाते हैं तो इनका प्लास्टिक प्रदूषण और बाकी जो प्रदूषण है वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक होता है। ठीक है, शहरी स्थानीय निकायों को 100% प्लास्टिक संग्रहण का लक्ष्य दिया गया है कि आप प्लास्टिक को संग्रहित करिए और उसका निस्तारण कीजिए। अगर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, अगर प्लास्टिक का वेस्ट का मैनेजमेंट अगर हो जाता है तो चीजें काफी हद तक सुधर सकती हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो उस पर काम प्रॉपर से नहीं किया जाता है। भारत का लाइफ मिशन, जीवन शैली में बदलाव से क्रांति, ये एक अच्छी पहल है। आप जानते होंगे पीएम मोदी के तत्वाधान में इसको लॉन्च किया गया था। यानी कि नरेंद्र मोदी ने 2021 में, कब 2021 में ग्लासगो में लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का प्रस्ताव रखा था। बड़ा अच्छा है। यह विचार इस मान्यता पर आधारित है कि यदि हर नागरिक अपने दैनिक व्यवहार में बदलाव करे, जैसे ऊर्जा की बचत करे, प्लास्टिक से परहेज करे, जल संरक्षण करे, तो एक वैश्विक परिवर्तन संभव है। यह ठीक वही वाली बात हो गई जो कि अभी हमने आपसे कहा था कि जो श्री राम शर्माचार्य ने कहा था कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम इन चीजों में बदलाव कर दें, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। यानी कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसे होनी चाहिए, हमारे पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए, पर्यावरण के या प्रकृति के प्रतिकूल नहीं होने चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जल संरक्षण करना है, इसके लिए हमें प्लास्टिक से परहेज करना है और आदि कई सारे ऊर्जा का बचत करना है। लेकिन आप नहीं करते हैं। लाइट पंखा ऑन है तो ऑन ही रह जाता है, आपके पानी की टंकी का टैप ऑन है तो ऑन ही हो जाता है, आप ब्रश करते रहते हैं, पानी नीचे गिरता रहता है, रिश्ता रहता है। ये सब कमियां आएगा हमारी, है ना, बहुत ज्यादा। तो ये प्रस्ताव सरकार ने रखा था, अपने आप में बड़ी एक अच्छी पहल है। इसको अगर आपने निबंध में अगर आप मेंशन करेंगे और मुख्य परीक्षा अगर लिख रहे कॉपी तो उसमें मेंशन करेंगे तो आपको बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे। इसको आप क्या करिए, मेंशन कर दिए। ये सारे पॉइंट आप प्लीज नोट करते हुए चलिएगा, है ना। बाकी पीडीएफ तो आपको दे ही देंगे हम आपको, ठीक। चलिए
अब ये प्रोग्राम था, इसके 7 मंत्र हैं। अब ये आप सोचिए कि अगर इसको आप अपने एस्से में लिखेंगे और उसके बाद ये पॉइंट आप मेंशन कर देंगे, ये वाला पॉइंट, आप सोचिए कि कितना ज्यादा आपको जो है बेनिफिट इससे मिलने वाला है। तो लाइफ के 7 मंत्र क्या है? एक, ऊर्जा की बचत, यानी कि आप जो अपने घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बाकी जो चीजें उपयोग करते हैं उसका ध्यान से उपयोग करें आप, जैसे कि एलईडी का प्रयोग हो गया, पंखों का सीमित उपयोग करें और बाकी अन्य चीजें। पानी की बचत करें, कम फ्लश करें, टपकते नल ठीक करना। अक्सर आप रोड पे जाते रहते होंगे, पानी रिसता होगा, आप जहमत नहीं उठाते हैं कि पानी के टैप को बंद कर दें। आप सोचते हैं मेरा क्या है यार। आप घर में जब आप वेस्ट कर देते हैं, मोटर चलता रहता है, नहाते रहते हैं, पानी गिरता रहता है, टंकी से पानी बहता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटर चल रहा है आपका, बिजली खपत हो रही है, बिजली जा रही है, वेस्ट हो रही है, पानी गिर रहा है, पानी का वेस्ट हो रहा है आपके, बताइए, दोनों चीजें वेस्ट हो रही हैं। तो आप, और ये पढ़े लिखे लोग ज्यादा करते हैं। गांव में जाएंगे तो इसका ध्यान बहुत दिया जाता है, बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन शहरों में लोग, जिनको मैं अक्सर पढ़े लिखे डबल मूर्ख कहता हूं, वे काम करते हैं। बड़ा दुख होता है मुझे कि आपकी हाई क्वालिफाइड आप हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, बावजूद इसकी आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। एनीवेज, तो दूसरा हो गया ये। तीसरा, कचरे का पुनर्चक्रण, ठीक है, रिसाइकलिंग। जो भी वेस्टेज होता है उसका रिसाइकलिंग करना बहुत आवश्यक है। रिसाइकलिंग कर लेंगे चीजें नहीं होंगी ज्यादा। स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दीजिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा अपने आप में। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, लेकिन आज दिक्कत क्या है, हर घर में 2-2 कार, 3-3 कार है। जहां एक कार की आवश्यकता हो सकती थी, या जहां कार की नहीं भी आवश्यकता है, वहां भी लोग कार लेके घूम रहे हैं, तो क्या कीजिएगा। दिल्ली में देख लीजिए क्या हाल है, या बड़े बड़े शहरों में, बेंगलोर से लेकर अहमदाबाद से लेकर बड़े बड़े शहरों का हाल देख लीजिए अब क्या हाल है। प्रकृति से जुड़ाव होना चाहिए आपका, पेड़ प्लांटेशन करिए, है ना, और साझा संसाधनों का सम्मान कीजिए। और इसके अलावा एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 2025 तक लाइफ का लक्ष्य है कि 10 करोड़ नागरिक इस मिशन से क्या हो, जुड़ जाएं। ये इसका लक्ष्य रखा गया, इसका, जो कि पीएम मोदी ने इसको स्थापित किया था, ठीक है। तो अब आप इन पॉइंट को रखेंगे तो आपके ऐसे क्या होगा, बड़ा खूबसूरत सा बनेगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, यानी कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई सारे कदम उठाए गए, यानी कि भारत के लगभग 14 शहर विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं। 14 सिटीज हैं जो वर्ल्ड वाइड अगर आप बात करेंगे, उसमें से इंडिया के 14 सिटी हैं जो ग्लोबली स्तर पर क्या है, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज के अंतर्गत आती हैं, जिनमें से आपका नंबर 1 आपका जैसे दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया और आगरा हो गया। ये कुछ ऐसे सिटीज हैं जो आपकी बहुत ज्यादा क्या है, पोल्यूटेड सिटीज में आती हैं। 2019 में शुरू हुआ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ठीक है। इसका समाधान खोजने का प्रयास है कि भाई किस प्रकार से हम चीजों को शुरू किया जाए। तो एक फैक्ट निकल गया है प्री के लिए आपके लिए कि ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, आप कहेंगे सर 2019 में हुई थी, ठीक है। आइए, एनसीएपी के माध्यम से सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू कर रही है, जैसे कि हरित क्षेत्र का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना आदि जो है सरकार इस पर काम कर रही है, ठीक है। मुख्य लक्ष्य क्या है, 130 शहरों में PM10 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 10 और PM 2.5 के स्तर को 2026 तक 40% तक कम करना है, ये लक्ष्य है। और ये फैक्ट आपके एग्जाम के जरूरी भी है। वैसे तो आप फैक्ट ये बाकी एस से और उसमें मेंस में आप लिख सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट प्री में भी आपके पूछा जा सकता है कि भाई ये जो है सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है PM10 और PM 2.5 को लेकर के। तो सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम 2026 तक यानी कि अगले वर्ष तक जो है हम PM10 और PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10 इसको हम 26 तक 40% तक क्या करेंगे, इसको हम कम करेंगे। इसके अलावा वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए प्रण पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। 2025 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कानपुर में PM10 28% कमी और लखनऊ में 31% कमी अभी हाल ही में देखी गई है। जो नीतियां सरकार ने चलाई है उसके फलस्वरूप यह नीति और तकनीकी के मिल का परिणाम है। सरकार यानी कि इस पर खासा जोर दे रही है, क्या देखिएगा। इसके अलावा आप जानते होंगे वन नेशन वन मिशन प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। क्या वन नेशन वन मिशन प्लास्टिक प्रदूषण का अंत, यह भी अभी हाल ही में शुरू किया गया एक अभियान है, जिसके थ्रू भी प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी नोट कर सकते हैं, वन नेशन वन मिशन प्लास्टिक प्रदूषण का अंत अभियान, ठीक है। चलिए, जल संरक्षण उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की पहल, ये एक अच्छा पहल है। आप जानते होंगे सरकार जैसे उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में यह पॉइंट अच्छा से लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2023 से 25 के दौरान ट्यूबवेलों के आधुनिकीकरण, ड्रिप इरिगेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा मिला है। इससे भी पर्यावरण सुरक्षा हो रही है। उदाहरण के लिए 1750 सौर ऊर्जा आधारित ट्यूबवेल का
आधुनिकीकरण किया गया है। 2.5 लाख किसान परिवारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है और गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण हेतु जो है 152 एसटीपी में से 141 क्रियाशील हैं। एसटीपी जानते हैं आप क्या होता है? एसटीपी, एसटीपी जो है क्या है? लिखा है कि गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण हेतु 152 एसटीपी में से 141 क्रियाशील हैं, यानी कि एक्टिव हैं। एसटीपी क्या होते हैं सुन लीजिए जरा ध्यान से, नहीं तो कंफ्यूजन में रहेंगे आप लोग, है ना। एसटीपी प्लांट्स, एसटीपी ये क्या होता है? एसटीपी प्लांट्स क्या होते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सीवेज, सीवेज, सीवेज ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि जो सीवेज वाटर होता है उसको हम प्राइमरी क्या? प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्सरी ट्रीटमेंट के टर्सरी ट्रीटमेंट के थ्रू इसको हम क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। उसके बाद इस वाटर को हम इरिगेशन वाटर एंड कई बार क्या होता है ड्रिंकिंग वाटर में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सीवेज वाटर, इसमें एनपीके की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके, ठीक है। तो एसटीपी प्लांट्स क्या होता है? इसे पहले सीवेज वाटर को क्या कर देते थे? सीधे गंगा नदी में डंप कर देते थे, लेकिन अब क्या होगा? पहले एसटीपी प्लांट होगा, उसमें जाएगा वाटर, ठीक है, पूरे शहर का, उसमें ट्रीट किया जाएगा उसको, उसके बाद फिर उसको बाहर इरिगेशन में, मतलब सिंचाई के साधनों में, या फिर हम उसको फिर नदी में डाल देंगे ताकि प्रदूषण ना हो प्रॉपर। इससे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो है ट्रीटमेंट से क्या होता है? जो सीवेज वाटर होता है उसको काफी हद तक प्यूरिफाई होता है, उसकी जो भी खतरनाक तत्व होते हैं निकल जाते हैं, ठीक है। तो एसटीपी प्लांट्स आप जानते होंगे, जो एमएससी ईवीएस से होंगे वो लोग जॉब इसमें करते हैं ना। चलिए, अच्छा, ये जो स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे जो प्रोग्राम चलाया गया था उसके थ्रू भी कई सारे एसटीपी को बनाया गया था, आप जानते होंगे। स्वच्छ भारत मिशन और जल गुणवत्ता में सुधार, इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में नदियों और जलाशयों की जल गुणवत्ता में 68.8% का सुधार देखा गया है। राज्य में 152 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 141 चालू हैं और 126 पर्यावरणीय मानकों को पूरा कर रहे हैं अपने आप पे। तो ये बड़ी बात है। अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर कोई प्रश्न आता है तो वहां पर आप इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण, सरकार इस पर भी काम कर रही है। भारत सरकार ने मिशन अमृत वन के अंतर्गत 75 शहरों में शहरी वनों की स्थापना की है। मिशन अमृत वन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो ये भी बात है ना, अच्छी बात है। चलिए आगे, जैविक समाधान तेल खाने वाले बैक्टीरिया की खोज, ये एक बड़ी बात है अपने आप पे। और अक्सर आप जानते होंगे कि कई सारे ऐसे बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो आपके पोल्यूटेंट्स को क्या करते हैं? एज ए फूड मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, और अगर वो उस पोल्यूटेंट को यानी कि उस प्रदूषक को अगर वो अपने खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पर्यावरण संरक्षण आपका हो रहा है, ठीक है। तो हैदराबाद के नाचाराम में वैज्ञानिकों ने ये देखिए रोहोडोकोकस इंडोनेसियस नामक एक बैक्टीरिया की खोज की है, जो क्या करता है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को 90% तक विघटित करने में सक्षम है। यानी कि इन पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को क्या करता है? 90% तक क्या करता है? डिग्रेड कर देता है, ठीक है, विघटित कर देता है, तोड़ देता है। तो ये अपने आप एक अच्छी बात है अपने आप, है ना। अक्सर आप लोग इस ऐसे बैक्टीरिया के बारे में सुनते रहे होंगे। तो ये अच्छा हो सकता है कि आपको एक प्री में कभी प्रश्न पूछ ले कि भैया ये जो बैक्टीरिया अभी चर्चाओं में किसके लिए जाना गया है इसको, या अभी हाल ही में पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को 90% तक विघटित करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो आप इसका नाम बता देंगे, ठीक है। तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नोट कर लीजिएगा। ये खोज जो हुई है वो प्रदूषित क्षेत्रों की सफाई के लिए जैविक समाधान प्रदान करती है और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंपल सी बात है भाई, अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो बहुत अच्छी बात है अपने आप पे, है ना। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सी सेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी
चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें। उड़ीसा से लेकर के गुजरात तक हरित जो है परिवहन भी, यानी कि आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है आजकल। आप जानते होंगे जैसे आपके लखनऊ में भी, आपके उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में अभी हाल ही में कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस हैं उनको जो है चलाया गया है। अब उनको अगर चलाया गया है तो सिंपल सी बात है कि उससे काफी हद तक प्रदूषण पर नियंत्रण हो सकेगा अपने आप में। तो यही बात यहां पर लिखी है, आप एक बार पहले पढ़ सकते हैं इसको। यह भारत में पहली बार हुआ है, इससे पहले गुजरात और महाराष्ट्र में ई बसों का उपयोग हो रहा था। यानी कि 2025 में उड़ीसा ने राजधानी भुवनेश्वर में हाइड्रोजन बसों की शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिक बसें तो शुरुआत की है, लेकिन इसके अलावा हाइड्रोजन बस जो होते हैं जो कि बहुत हद तक जो है चीजों को नियंत्रित करता है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, मैंने कई बार आपको पढ़ाया होगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, क्या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बहुत अच्छा मिशन है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सुनिएगा ध्यान से, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसके थ्रू क्या हुआ, हाइड्रोजन वाली जो बसें हैं, ग्रीन हाइड्रोजन वाली, वो चल रही हैं अपने आप में। और आप जानते हो गुजरात और महाराष्ट्र में पहले ई बस का प्रयोग किया रहा, अब इस प्रकार की चीजें और जगहों पर चलाई जा रही हैं। हरित परिवहन नीति के लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक सभी सार्वजनिक परिवहन इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन आधारित होंगे। 2030 तक सरकार का लक्ष्य है कि व्यापक स्तर पर जो है हम पेट्रोल और डीजल पर जो आधारित जो वाहन होते हैं उन पर हम प्रतिबंध लगाएंगे और 30 तक हम इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन वाले जो हमारे जो व्हीकल्स होंगे उनको हम सड़क पर उतारेंगे। तो इससे बहुत हद तक जो है पर्यावरण प्रदूषण पर हम नियंत्रण कर पाएंगे। इसके अलावा 25 शहरों में ग्रीन मोबिलिटी जोन्स की स्थापना भी की जा रही है। इसके अलावा शिक्षा में बहुत अहम भूमिका है। अलग अलग IITs जो हैं आपके, जैसे दिल्ली हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIT रुड़की हो गया, इन सभी जगहों पर भी क्या हो रहा है, काफी हद तक जो है काम किया। जैसे IIT दिल्ली में जो है 2 वर्षीय जो है मॉड्यूल जलवायु परिवर्तन, AI और जो है स्थिरता की शुरुआत की गई उसमें, यानी कि क्लाइमेट चेंज एंड AI एंड सस्टेनेबल की शुरुआत की गई है। IIT रुड़की में भी काफी हद तक काम किया गया है। छात्रों के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं और 70 ने 70% बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न की है। तो ये सब काम जो है IITs में और कई जगहों पर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक पेड़ मां के नाम 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है उनके जन्मदिवस पर जो है क्या किया था, एक पेड़ मां के नाम पर जो है एक अभियान की शुरुआत की थी और यह अभियान जन जन तक फैल रहा है, आप जानते होंगे। तो ये सब चीजें क्या है, सरकार काफी हद तक कर रही है। ठीक है, इसके अलावा कृषि और कार्बन उत्सर्जन एक संतुलन की खोज, यानी कि धान की पारंपरिक खेती से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है भैया कि धान की खेती से, तो ये जो आप जानते होंगे ये जो ग्रीन हाउस जो मीथेन गैस का जो उत्सर्जन होता है धान की पारंपरिक खेती से, इससे जो है क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्रीन हाउस गैसेस से ही तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। और ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या आता है, आपका CO2, मीथेन, आपका वाटर वेपर एंड अदर NO2 एंड अदर सब्सटेंसेस। तो इस पर भी रोक के लिए सरकार काफी काम कर रही है। IFC और कृषि मंत्रालय ने मिलकर के क्लाइमेट स्मार्ट राइज इनिशिएटिव शुरुआत किया, जिससे भारत के कई राज्य जुड़ चुके हैं। और सरकार जो ये काम कर रही है मीथेन वाली रोकने वाली धान की खेती से, इस पर व्यापक स्तर पर काम किया गया, आप जानते होंगे। ठीक है, इसके लिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में धान की एक अलग वैकल्पिक व्यवस्था की शुरुआत की गई है। तो वहीं दूसरी ओर बायो फर्टिलाइजर और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो और इसके अलावा किसानों को कार्बन क्रेडिट से जो है परिचित कराया जा रहा है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन क्रेडिट जरा बताइएगा मुझे। बहुत बार आपकी परीक्षा में कार्बन क्रेडिट पर प्रश्न आता है, प्री में भी और मेंस में भी। कार्बन क्रेडिट
अगर नहीं पता है तो गूगल कीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा आज आपको, थोड़ा सा काम खुद से भी कीजिए। क्या कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट अगर आप दिमाग लगाएंगे तो अभी समझ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं लगाते दिमाग तो लगाइएगा दिमाग। तो कार्बन क्रेडिट पहल पर भी सरकार किसानों को परिचित करवा रही है। चलिए, बजट 25-26 में भी हरियाली को प्राथमिकता दी गई, व्यापक स्तर पर, बहुत व्यापक स्तर पर हरियाली को प्राथमिकता दी गई है। यानी कि भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में 5000 करोड़ रुपए हरित ऊर्जा, जल प्रबंधन और कचरा निपटान के लिए आवंटित किए हैं। और इसके अलावा कई अन्य पहले भी इसके लिए की गई हैं, जैसे राष्ट्रीय हरित कोष की घोषणा की गई है, पर्यावरणीय मानकों पर खरे उद्योगों को टैक्स पर छूट दी गई है। यानी कि जो उद्योग क्या करेंगे, जो एनवायरमेंटल जो स्टैंडर्ड होते हैं, अगर आप उनको फुलफिल करते हैं, अगर उन स्टैंडर्ड्स को आप मानकों को जो है मानते हैं, उनको तय करते हैं अपने आप में, तो क्या होगा, इससे टैक्स में छूट मिल जाएगी। ये पहल बहुत अच्छी है, नहीं तो धड़ल्ले से क्या होता है, सरकार इस पर जो है काम करती रहती है। तो ये भी आपके लिए क्या है, बहुत वो है चीजें वो हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, हरित ग्राम योजना के लिए 800 करोड़ रुपए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर अब हम निष्कर्ष तौर पर देखेंगे तो निष्कर्ष तौर पर हम क्या देखेंगे कि अगर हमें अल्टीमेटली जो है पर्यावरण संरक्षण करना है, अगर हमें अल्टीमेटली जो है प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना है, अगर अल्टीमेटली हमें सब कुछ बेहतर करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को अगर हमें क्या करना है, सही करना है, तो उसके लिए यह जरूरी हो जाता है, क्या जरूरी हो जाता है, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए जो जो सरकार ने कदम उठाए हैं उन सरकारी कदमों के का पालन करें। तो वहीं दूसरी ओर हम अपने स्तर पर भी इन प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए साझा प्रयास करें, क्योंकि आप जानते होंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी, यानी कि हमारे संविधान में भी पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन पर खासा जोर दिया गया है। अगर वो आर्टिकल पता है आपको पर्यावरण संरक्षण वाला, तो जरा मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो अगर आप इस तरीके से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा, प्लास्टिक प्रदूषण के साथ साथ में अन्य जितने भी प्रकार के प्रदूषण होते हैं उन पर हम नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का आर्टिकल था। अगर आप निष्कर्ष देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस को मात्र एक दिवस के रूप में नहीं बल्कि एक चेतना के प्रतीक के तौर पर मनाया जाना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस हम खाली किताबों में ना अपनाएं। भाई, विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है कि क्या कि ग्लोबली जो पोल्यूशन हो रहा है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे प्लास्टिक प्रदूषण हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो सीवेज पोल्यूशन हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन हो, चाहे ई वेस्ट हो, अपने आप में सबका निस्तारण होना चाहिए, सबका रिसाइकलिंग होना चाहिए और इन पर नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। यह न सिर्फ सरकार का अहम इसमें रोल होता है बल्कि एक आम नागरिक का उतना ही रोल होता है जितना सरकार का होता है। अगर एक आम नागरिक इन जन सहभागिता के रूप में इसको नहीं लेता है तो इस पर नियंत्रण स्थापित कर पाना एक मुश्किल भरा कदम होगा। तो सरकार को भी इस पर नए नियम और कानून और सख्त करने चाहिए। तो मैं दूसरी ओर अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझते हुए एक आम नागरिक को भी इस अभियान में अपनी अहम भूमिका अदा करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हो कि सरकार ने काफी कदम उठाए, लेकिन अभी भी रास्ता यह लंबा है। जब तक हर नागरिक खुद को इस परिवर्तन का वाहक नहीं मानेगा, वही बात जो मैं कह रहा था, तब तक स्थायी बदलाव संभव नहीं है। वर्ष 2025 की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें। एक आदान है कि अब समय केवल सोचने का नहीं है बल्कि क्या है, ये कार्यवाही करने का है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि ये चीजें क्या हैं, आपके सामने अच्छे से होनी चाहिए। तो ये आह्वान होगा, ये आदान नहीं होगा, आह्वान होगा ये, सॉरी, ठीक है, आह्वान होगा ये, आह्वान। तो इस तरीके से चीजें हम करेंगे तो क्या होगा, चीजें अच्छी तरीके से हो जाएंगी। तो अब हम इस आर्टिकल को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और इस पर आधारित कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, वो हमने लिखे हैं। जैसे निबंध पर अगर प्रश्न बनेंगे इस आर्टिकल से तो क्या क्या बनेंगे, जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस केवल उत्सव नहीं, धरती के प्रति उत्तरदायित्व का स्मरण है। इस पर निबंध लिखने के लिए आएगा, आप यही सारे पॉइंट्स लिखेंगे और इसमें 2-4 पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं, तो चीजें क्या हो जाएंगी, आप बहुत बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। एक ऐसे ही होगा। इसी आर्टिकल पर दूसरा जो ऐसे बनेगा, क्या बन सकता है कि भारत में प्लास्टिक प्रदूषण, चुनौतियां, सरकारी पहल और सतत समाधान। इस पर भी आपके जो है ऐसे बन सकता है, इसको भी आप ले सकते हैं। तीसरा, हरित परिवहन और कार्बन न्यूनीकरण, भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं की दिशा में एक कदम। इस पर भी क्या हो सकता है, निबंध बन सकता है। तो ये 3 टॉपिक यहां पर दिए गए हैं, आप चाहें तो इस पर निबंध लिख सकते हैं और हमें भेज सकते हैं। इन पर हम आर्टिकल्स आपको बाद में करवा देंगे और डिटेल्स में, ताकि दिक्कत ना होने पाए। अब इसी आर्टिकल पर
ये तो आप नोट कर लीजिए, खासकर आरओ मेंस वाले जरूर नोट कर लें इसको, है ना, अच्छे तरीके से। बाकी सभी के लिए इंपॉर्टेंट नो डाउट, लेकिन चूंकि अभी आपका एग्जाम जस्ट लगा हुआ है तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी अभ्युदय बैच वाले, पीसीएस बैच वाले तो इसको पढ़ेंगे। अब पीसीएस बैच के लिए खास प्रश्न यहां पर हमने दिए गए हैं कि अगर मेंस में प्रश्न बनेंगे तो कैसे बनेंगे। नंबर 1 पॉइंट पर क्या बनेगा प्रश्न कि भारत में प्लास्टिक प्रदूषण के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए। इस समस्या के समाधान हेतु प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022 एवं ईपीआर नीति के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो ये अभी हमने पढ़ा था, हमने कहा भी था आपसे कि इस पर सीधे प्रश्न बन सकता है, ठीक वही हुआ। आगे, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। 2025 की प्रगति रिपोर्ट के आलोक में इसकी उपलब्धियां और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आगे, जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की हालिया पहलों का मूल्यांकन कीजिए। गंगा प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों का भी उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न जो है आपके यूपी स्पेशल का जो 5th एंड 6th पेपर आपका दिया गया है आपके उसमें प्रश्न पूछ सकता है। इनफैक्ट यूपीएससी भी प्रश्न पूछ सकता है, नो डाउट, ठीक। आगे, भारत में हरित परिवहन नीति और हाइड्रोजन बस पहल के संभावित प्रभावों की विवेचना कीजिए। बड़ी अच्छा ये आपके सामने प्रश्न है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा, कृषि और कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में क्लाइमेट स्मार्ट राइस इनिशिएटिव की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। और लास्ट प्रश्न है, लाइफ मिशन के 7 मंत्रों का संक्षेप उल्लेख कीजिए, जो कि हमने आपको अभी बताया था और कहा था ना कि इस पर प्रश्न आपके बन सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके जो है आप हमें चाहे तो भेज सकते हैं या जब जैसा आपको उचित लगे। बाकी सभी लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जानते होंगे, आप चाहें तो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपको लेकर के है, एग्जाम को लेकर के कोई भी डाउट है, निसंकोच हो कि आप मुझसे बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा क्या है, 8604409201। आप यहां पर मुझसे बात कर सकते हैं। मन में कोई दुविधा होगी आपके पीसीएस के एग्जाम को लेकर के, एसए को लेकर के, तो आप आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और उन आर्टिकल पर आधारित निबंध के प्रश्न संभावित और मुख्य परीक्षा के प्रश्न संभावित है। तो ये आप इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और खासकर अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।